हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। उसके बाद मैंने आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कैंटिलीवर बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको हमने ड्राइव किया था। और अब आज आगे चलते हैं और एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की एप्लीकेशन को समझने के पहले हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली, मैंने लिखा कि डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने फर्स्ट में लिखा कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शियर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने कहा कि इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन अलोंग द स्पैन ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ लोडिंग। कि किसी भी बीम के ऊपर अगर लोडिंग फिक्स पोजीशन में है तो फिर उस स्पैन के अलोंग डिफरेंट सेक्शन पे जो शियर फोर्स और बेंडिंग की वैल्यूज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक, ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ लोडिंग, कि लोड की जो पोजीशन है वो फिक्स होती है। क्लियर। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कि शियर फोर्स और बेंडिंग के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है। तो देखो उसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए फिक्स्ड सेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है उसके लिए होता है ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, आगे देखो, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ यूनिट लोड अलोंग द स्पैन। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स बेंडिंग कितना होगा जब यूनिट लोड उस स्पैन पे मूव करता है तब। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सेक्शन पे जो शियर फोर्स और बेंडिंग की वैल्यू होगी उसका क्या वेरिएशन है जब यूनिट लोड उस स्पैन के ऊपर मूव करता है तब। समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे सेक्शन फिक्स है, लोड मूव कर रहा है, यहाँ पे लोड फिक्स है और हम उस फिक्स्ड लोड के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग की वैल्यूज देखते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बीम के ऊपर। तो दोनों में अंतर होता है, वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया। क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 5 तरह के हम केसेस डिस्कस करेंगे कि एंड पे शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसके लिए लोड पोजीशन क्या हो, इसे हम सेकंड केस में डिस्कस करेंगे मैंने कहा था। और फिर मैंने कहा था कि थर्ड केस में हम किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू हो उसके लिए लोड पोजीशन क्या होगी इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ केस में मैंने कहा आपसे कि हम किसी भी एक चूजन हुई लोड के नीचे बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और फिफ्थ केस में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स होता है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये 5 केस तो हमें डिस्कस करना ही है, लेकिन इन 5 केसेस में हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को किस तरह से यूज़ करेंगे उसकी बात और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन लिखी हैं, 2 केसेस, आप चाहें तो इसको 2 केसेस भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या मैंने आपसे कहा कि डिटरमाइन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन ऑफ ए बीम।
कि किसी भी बीम में किसी भी सेक्शन पे अगर मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे हम पढ़ेंगे इस केस में। ठीक है, मतलब इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड एप्लीकेशन कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए लाइव लोड फॉर द स्ट्रेस फंक्शन, मतलब चाहे वो रिएक्शन हो, शेयर फोर्स हो, बेंडिंग मोमेंट हो, एक्सियल फोर्स हो, कुछ भी हो, उसके लिए स्ट्रेस फंक्शन टू हैव द मैक्सिमम वैल्यू, कि स्ट्रेस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिले उसके लिए लोड की पोजीशन क्या होगी उस बीम के ऊपर, इसे भी हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक, अब आगे चलते हैं और इन दोनों एप्लीकेशन पे बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल करके और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन क्या कि फाइंड द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को यूज़ करके इस सेक्शन सी पे शियर फोर्स और बेंडिंग की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, मैं अभी मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो थर्ड केस और सेकंड केस, मतलब सेकंड केस में हमने शेयर फोर्स की बात की थी और थर्ड केस में बेंडिंग की बात की थी, तो इस सेकंड और थर्ड केस में किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी उसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी भी गिवन लोडिंग सिस्टम के लिए किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ और उसे कैलकुलेट करना बताता हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए हमने सबसे पहले उस सेक्शन सी पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरह का, और उस सेक्शन सी पे बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखी, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर इस सेक्शन सी पे मुझे शेयर फोर्स और बेंडिंग कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते थे। ठीक, जब आप विदाउट इन्फ्लुएंस यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब कैलकुलेट करते थे तो कैसे करते थे मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हम पहले रिएक्शन मतलब VA और VB कैलकुलेट करते थे, और फिर जब रिएक्शंस मिल जाती थी तो रिएक्शन मिलने के बाद हम उस सेक्शन पे जहाँ पे मुझे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है उस पर खड़े हो गए, और उसके बाद या तो राइट साइड के फोर्स देखिए या लेफ्ट साइड के फोर्स देखिए, और फिर हम साइन कन्वेंशन हमें पता है कि राइट डाउन पॉजिटिव होता है और लेफ्ट डाउन जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब राइट डाउन लेफ्ट डाउन वाले जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज़ करते हुए हम इस सेक्शन सी पे शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, और सैगिंग और हॉगिंग के साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए हम इस सेक्शन सी पे बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, राइट साइड देख के या लेफ्ट साइड देख के। ठीक है, इसको आपको देखना है तो शेयर फोर्स बेंडिंग के जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को यूज़ करते हुए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स है और ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी है। ठीक है, अब ये कैसे बना था ये डायग्राम, मुझे पता है कि किसी भी सेक्शन पे अगर मुझे शेयर फोर्स का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो फिर वो जो डायग्राम होता है वो VA और VB से मिलके बनता है। ये VA है और ये VB है। ठीक है, मतलब रिएक्शन से मिलके बनता है। अब मुझे पता है कि ये VA की जो वैल्यू होती है ये 1 होती, और ये 1 कहाँ से आया था, ये 14/14 से। क्यों, क्योंकि ये जो स्पैन लेंथ है ये 14 है। ठीक, अब अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे अगर मैं x बोल दूँ तो हम बाय सिमिलर ट्राइंगल लिख सकते हैं कि 1/14 इज इक्वल टू x अपॉन 10। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 है, देखिए 2 + 2 + 2 + 4 मतलब ये 10 हो गई और ये x हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 10/14। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी क्या कि x इज इक्वल टू ये 10/14 हो गया। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, मतलब सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, हम डायरेक्टली भी उन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये तो 10/14
14 है, ठीक है। अब देखिए ये 10/14 कैसे है, यहाँ से 10 और ये टोटल जो स्पैन लेंथ है वो 14, तो 10/14 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 8, मतलब आप इसको लिख लीजिए 8/14। इसी तरह से ये डिस्टेंस कितनी है 6, तो 6/14। ये कितना है 4/14, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले से निकला है, लेकिन मैंने उसको एक तरह से शॉर्ट ट्रिक की तरह समझ लीजिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे कि इस एंड से हम कितने डिस्टेंस पे हैं, वो अपॉन टोटल स्पैन लेंथ, तो ये आ जाती है वैल्यूज़। इसी तरह से इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इस लाइन को जब आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे 1 है। तो देखो अब यहाँ से कितना है 2, तो 2/14 हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है 4/14। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है। यहाँ तक क्लियर। अब इस डायग्राम से, मतलब इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिस पे हम इस सेक्शन सी पे शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी बात और करते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूं कि एट सेक्शन सी शेयर फोर्स इज इक्वल टू SC बोल दिया कि इस सेक्शन सी पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी उसको मैंने बोल दिया शेयर फोर्स एट सेक्शन सी, इसको मैंने बोल दिया SC। तो SC इज इक्वल टू क्या होगा वो देखिए। तो अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। तो जो पॉइंट लोड है उसके नीचे जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और ये नेगेटिव वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो फिगर है ये एक्सिस के नीचे, मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव है, मतलब क्या आएगा -40 इंटू 2/40, ठीक है। अब यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए क्या करोगे, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट लोड के नीचे जो कोऑर्डिनेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यूडीएल के केस में जो एरिया होता है इस पोर्शन का उसको लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा कि अगर यूडीएल होगा तो यूडीएल के केस में जो भी एरिया होगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँ -10 इंटू, अब एरिया किसका, इसका, तो ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम, तो इसको लिख लेता हूँ कि A + B/2, इसको यहाँ पे 2 लिख लीजिए, /2 इंटू H, तो H कितना है 2, ठीक है। H मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। A + B/2 इंटू H, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है, और माइनस इसलिए क्योंकि ये नीचे। अब ये वाला पोर्शन ऊपर है, तो इसके लिए क्या लिखोगे +10 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 10/14 + 8/14/2 इंटू 2, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 2 ही, ठीक है, प्लस 60 इंटू 6/14 + 80 इंटू 4/14, ठीक। मतलब आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट की वो ये हो गई कि पॉइंट लोड के नीचे हमने कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया और यूडीएल के नीचे जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास में जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 51.415 किलो न्यूटन। समझ में आया? मतलब इस सेक्शन सी पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी फॉर दिस लोड पोजीशन होगी वो होगी SC इज इक्वल टू 51.415 किलो न्यूटन। क्लियर? अब आगे चलते हैं और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना है एट सेक्शन सी पे, उसकी के लिए हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होंगी हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट बताया था, ये क्या था, ये AB/L था। तो A कितना है, ये 4 और ये B कितना है 10, मतलब 4 इंटू AB/L मतलब
4 इंटू 10/14, मतलब ये जो वैल्यू होगी दिस इज 40/14 होगा। क्लियर? अब आपको ये बाकी वैल्यूज चाहिए, तो अब यहाँ पे आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ बताई थी उससे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 1 था इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक बन गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको सब ये वैल्यू कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते जाते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको मैंने x बोल दिया, तो ये क्या आएगा 40/14 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 10 इज इक्वल टू x/8। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, ये कितना आया 8 इंटू 40 अपॉन 14 इंटू 10। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसी तरह से इसको मैंने x1 बोल देता हूँ। चलिए, तो ये x1 हो गया, इसको x2 बोल देते हैं। तो x2 कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आएगा 40/14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x2 अपॉन ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ये x1 हो गया था, ये x2 है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 6, तो 6 लिख लीजिए। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 40 अपॉन 14 इंटू 10। ठीक है, अब इसी तरह से इसको मैं x3 बोल देता हूँ, तो ये क्या आएगा 40/14/10 इज इक्वल टू x3/4। ठीक है, तो यहाँ से x3 इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 40 अपॉन 14 इंटू 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आई ये हो गया 32/14, 32/14, ये x1, x2 कितना हो गया 24/14, ये हो गया 16/14। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई। अब इसको और कैलकुलेट करना है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं इसको x4 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा 40/14 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 4 इज इक्वल टू x4 अपॉन, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपॉन 2। ठीक है, तो x4 इज इक्वल टू हो गया 40 इंटू 2 अपॉन 14 इंटू 4। ठीक है, ये 2 इधर गया, ये 14। ठीक, ये लिख सकते हैं आप इसको 10, मतलब 20/14। तो इसको भी लिख लीजिए, दिस इज 20/14। यहाँ तक क्लियर? मतलब हमने जितने कोऑर्डिनेट्स थे सबको कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल। कि सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट के बेसिस पे हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और मुझे तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है इस सेक्शन सी पे। तो इस सेक्शन सी पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी उसे मैं बोल देता हूँ MC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। ठीक है, तो अब इसको मैं बोलता हूँ MC इज इक्वल टू, अब देखिए फिर से वही कि पॉइंट लोड है तो उसके नीचे जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर UDL है तो फिर UDL के नीचे जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कौन सा एरिया? ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का जो एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों एरिया पॉजिटिव ही हैं, इसमें ये नेगेटिव था एक और एक पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कुछ पार्ट एक्सेस के नीचे था, कुछ ऊपर था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन ऊपर है, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि +40 इंटू 20/14 प्लस 10 इंटू, अब देखिए ये अलग एक ट्रेपेजियम है और एक ये अलग ट्रेपेजियम है, तो दोनों के लिए अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो टोटल कैलकुलेट करिए एरिया, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 20/14 प्लस 40/14 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, ये पहले by 2 इंटू 2।
ये डिस्टेंस 2 जो है ना वो h ये होगी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस फिर से लिखिए 10, और ये एरिया कितना है 40/14 प्लस 32/14 अपॉन 2, और ये डिस्टेंस भी 2 है तो इंटू 2 हो गया, क्लियर। प्लस अब जो पॉइंट लोड लग रहे हैं उनके लिए और लिख लेते हैं, तो 60 इंटू 24/14 प्लस 16 प्लस 80 इंटू 16/14, ठीक है। समझ में आया। तो आप कि इस सेक्शन सी पे बेंडिंग की वैल्यू क्या होगी हमने वो कैलकुलेट की बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब इसकी क्या वैल्यू होगी जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी MC इज इक्वल टू प्लस 344.6 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया कि इस पॉइंट C पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी फॉर दिस लोडिंग सिस्टम, ठीक, ये स्टैटिक कंडीशन में है अभी, ठीक है। मतलब इस पोजीशन ऑफ लोडिंग के लिए हमने इस सेक्शन सी पे जो बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट की वो है 344.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात और करते हैं, मतलब सेकंड एप्लीकेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन का मतलब जो आज हम 2 एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने आपसे कहा था कि सेकंड एप्लीकेशन में हम किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो उसके लिए लोड पोजीशन क्या होगी उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 व्हील लोड्स 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन स्पेस्ड 0.8 मीटर अपार्ट रोल्स ऑन द गिर्डर एज शोन इन फिगर। क्या कैलकुलेट करना है आपको? फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स एंड मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी, ठीक है। ये एक ओवरहैंगिंग बीम गिवन है, 2 ओवरहैंग्स हैं, इस साइड 2 मीटर का, इस साइड 3 मीटर का ओवरहैंग है, ठीक है। अब इस ओवरहैंगिंग बीम के लिए मुझे इस सेक्शन सी पे मतलब मिड सेक्शन पे मतलब मिड स्पैन पे आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक। अब क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया। अब ये रोलिंग लोड मैंने यहाँ पे अलग बना दिया, क्या कि एक 200 किलो न्यूटन का लोड है और ये 80 किलो न्यूटन का लोड है। ये किसी भी तरह से रखा जा सकता है, मतलब हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस स्पैन के ऊपर मतलब इस बीम के ऊपर इस लोड को हम किस तरह से मूव करें कि मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिले। पहले तो हम केस 1 की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे केस 1 लिखा। क्या लिखा केस 1 में? कि मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स एट सेक्शन सी। तो हम सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर बी पार्ट में बेंडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सेक्शन सी है और इस सेक्शन सी के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो मैक्सिमम पॉजिटिव हो तो कब होगी? तो देखिए, ये मैंने शियर फोर्स का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये क्या चीज़ है? दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी। कि इस सेक्शन सी पे, ये जो पॉइंट सी है, इस सेक्शन सी पे जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। अब शियर फोर्स का, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के मुझे पता चलता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कब हो सकती है, जब लोड या तो इस पोर्शन में रखा हो, मतलब AD पोर्शन में रखा हो, या इस CB पोर्शन में रखा हो, ठीक है। अब ये वैल्यू है 0.5। ये कैसे निकला? ये मुझे पता है कि जब हम ओवरहैंगिंग बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसको बोल देता हूँ, ये E है, ये A है, ये B है और ये F। मतलब दोनों साइड जो ओवरहैंग्स हैं इसको मैंने E बोल दिया, इसको F बोल दिया। तो ये वैल्यू होती है B/L, ये A/L, ये E/L और ये F/L, ठीक। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब
ये b/l मतलब 0.5, ये a/l मतलब 0.5, ठीक है। अब ये 0.5 है और ये 2/3 मतलब 0.667 है। तो फिर अब लोड को मैं कहाँ रखूँ कि मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स मिले? तो देखो, लोड को इस तरह से रखना पड़ेगा हमें कि 200 का हैवी लोड, 200 का लोड हैवी है इन दोनों में, तो 200 का तो रख दीजिए पॉइंट डी पे, और फिर उसके पीछे 80 का रख दीजिए, तो 80 का लोड यहाँ कहीं आ जाएगा। समझ में मैंने क्या बोला? और यही मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स देगा पॉइंट सी पे, यही पोजीशन लोड की। क्योंकि अगर यहाँ रखोगे तो देखिए, अगर मैं यहाँ रखा है तो 200 इंटू 2/3 होगा 0.667, 80 इंटू ये कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन यहाँ पे 200 इंटू 0.5 होगा, और फिर ये कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इससे तो कम ही होगा। सीधी सी बात ये है कि अगर इस सी सेक्शन पे शेयर फोर्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिले, उसके लिए लोड आपको यहाँ रखना होगा कि 200 का लोड डी पॉइंट पे और उसके पीछे 80 का, ठीक। तो चलिए अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये वैल्यू कितनी है, क्योंकि 80 का लोड चाहिए, तो 80 का लोड के लिए ये वैल्यू और मुझे कैलकुलेट करना होगी, ठीक है। तो बाय सिमिलर ट्रायंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसको पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं, फिर आगे शेयर फोर्स की बात करेंगे। तो ये होगा 2/3 अपॉन ये डिस्टेंस है 2 मीटर इज़ इक्वल टू, ये इसको बोल दीजिए x अपॉन ये 0.8, तो 2 में से 0.8 माइनस कर लीजिए, मतलब 1.2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1.2/3 विच इज़ 0.4। तो ये जो वैल्यू हो गई दिस इज़ 0.4, ये 0.4 हो गया। क्लियर? तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव shear force at सेक्शन सी, ठीक है। इसको मैंने एस सी बोल दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, इसको मैक्सिमम बोल देता हूँ, ये एस सी मैक्सिमम हो, ठीक है, और पॉजिटिव भी बोल देता हूँ, पॉजिटिव एस सी मैक्सिमम कब होगा वो देखिए, जब 200 का लोड यहाँ है तो प्लस 200 इंटू 2/3 प्लस 80 इंटू 0.4, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स है एट पॉइंट सी पे जब लोड यहाँ रखा है, ठीक है। और यही पोजीशन, लोड की यही पोजीशन मैक्सिमम शेयर फोर्स देगी। और ये वैल्यू कितनी है, 165 प्लस 165.33 किलो न्यूटन। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट सेक्शन सी, ठीक है। अब देखिए, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स हो तो अब लोड हम कहाँ रख सकते हैं, ए सी के बीच में रख दीजिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक्सिस के नीचे, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव पोर्शन है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए, या तो लोड इस पोर्शन में रखा जाएगा या इस पोर्शन में रखा जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 0.5 और ये वैल्यू है 1, क्यों? क्योंकि F3 और ये L3 मतलब 3/3, ये 1 है। समझ में आया? सीधी सी बात ये है कि लोड हम इस पोर्शन में रखेंगे तो ही शेयर फोर्स की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट सी पे, ठीक है। और उसमें भी 200 का लोड आपको ई पॉइंट पे रखना पड़ेगा और 80 का उसके पीछे आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसी से, तो मैं लिखता हूँ कि नेगेटिव शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, और ये मैक्सिमम नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस, अब देखिए 200 का लोड रखिए, 200 इंटू 1, ये वैल्यू 1, और 80 पीछे रखा है, कितने डिस्टेंस पे, 0.8, मतलब मुझे ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 इज इक्वल टू, इसको x2 बोल दीजिए, x2 अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये कितना है, 3 में से 0.8 माइनस कर लीजिए, मतलब 2.2,
तो x2 इज इक्वल टू 2.2/3 आ गया। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, -80 इंटू 2.2/3 विच इज़, ये वैल्यू आएगी -258.67 -258.67 किलो न्यूटन। क्लियर? मतलब इस पॉइंट C पे जो शेयर फोर्स की नेगेटिव वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इतनी होगी। और वो कब होगी, जब लोड यहाँ रखा होगा, मतलब 200 का लोड E पॉइंट पे होगा और उसके पीछे 80 का होगा। क्लियर? अब बी पार्ट में हम इस सेक्शन C पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बी पार्ट में हेडिंग डाली, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन C। इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन C। तो देखिए अब इस ओवरहैंगिंग बीम के लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते थे तो किस तरह का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होता था, इस तरह का। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती थी इसे हम AB/L बोलते थे और इसे बोलते थे EB/L और इसे FA/L। ठीक है, देखिए ये EB/L मतलब 2 × 1.5/3 और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली F मतलब 3 × A 1.5/L, तो 3 × 1.5/L। ठीक है, चलिए तो ये 1.5 आ गया, ये 0.75 आ गया, वो 1 आ गया। ठीक है, जब मुझे ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई तो अब हम लोड की पोजीशन की बात करते हैं कि लोड को हम कहाँ रखें कि बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो लोड आप 200 का सेंटर पर रख दीजिए और 80 का या तो इधर रख दीजिए या उधर रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C के लिए 200 का जो लोड है वो C पॉइंट पे आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट यही है। और उसके बाद 80 को या तो इधर रख दीजिए या उधर रख दीजिए, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस है, ये 1.5 ये भी है, 1.5 ये भी है। अगर ये अलग अलग होता तो फिर हमें एक कोऑर्डिनेट ये भी कैलकुलेट करना होता और एक ये भी कैलकुलेट करना होता, और जो ज़्यादा होता उसको लोड को हम उस तरह से रख देते। मान लीजिए ये ज़्यादा होता तो लोड इधर आता 200 और 80 का इधर आता, और अगर ये कोऑर्डिनेट ज़्यादा होता तो 200 का इधर और 80 का यहाँ रखते। ठीक है, लेकिन इस केस के लिए लोड को आप 200 का यहाँ रखें, 80 या तो इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए, सेम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन C। तो MC बोल देते हैं इसको, MC मैक्स। ठीक है, और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मैंने पहले लगा दिया, इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो पता चल गया कि 200 का मुझे यहाँ रखना है, तो प्लस 200 इंटू 0.75 ये तो आ गया, प्लस 80 इंटू, देखिए ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, 0.8 है ये, तो ये कितना आएगा हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ बाय सिमिलर ट्राइंगल। बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम जानते हैं 0.75 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू x अपॉन पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस ये 1.5 0.8 माइनस कर लीजिए मतलब 0.7। ठीक है, तो चलिए x इज इक्वल टू जो आएगा, x इज इक्वल टू आ गया, ये 1/2 हो गया, मतलब 0.7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको 0.7/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया प्लस 150 और प्लस ये 0.35 हो जाएगा और ये 28 हो गया, मतलब प्लस 178 किलो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, मतलब C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी वो होगी 178 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, और कब होगी, जब लोड यहाँ रखा हो, 200 का यहाँ और 80 का या तो इधर या उधर। ठीक, अब हम इसके सेकंड पार्ट में लिखते हैं मैक्सिमम
नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी, और इसको बोलता हूँ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी, और ये नेगेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, अब लोड को हम कहाँ रखें, तो देखिए ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 1.5, ठीक है ना, ये दिख रहा है ये 1 और ये 1.5। तो इन दोनों की वैल्यू से मुझे पता चल गया कि अब मैं लोड को कहाँ रखूँ। लोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 200 का जो लोड है उसको रखिए इस ई पॉइंट पे और 80 का उसके पीछे रख दीजिए, तो आपको सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को लिखता हूँ, -200 इंटू 1.5, ये तो डायरेक्टली लिख लीजिए। अब 80 का लोड आपने इसके पीछे रखा है, तो फिर ये वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें और चाहिए, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखिए ये कितना है 1.5 अपॉन ये डिस्टेंस है 3 इज इक्वल टू, और इसको x2 बोल दीजिए, x2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, 3 में से 0.8 माइनस कर लीजिए, मतलब 2.2। तो x2 इज इक्वल टू आया 2.2 अपॉन ये 1/2 अपॉन 2, मतलब ये 1.1 आ गया। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -80 इंटू 1.1, तो ये कितना हो गया, -300 और -188 हो जाएगा, ये मीन्स -388 किलो न्यूटन मीटर हो गया। समझ में आया, मतलब बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होगी वो होगी 388 किलो न्यूटन मीटर, और वो कब होगी, जब 200 का लोड इस ई पॉइंट पे हो और 80 का उसके पीछे रखा हो। ठीक, तो फिर मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को देख के कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने वो बताने की कोशिश की। ठीक है, अब रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 4th पार्ट में, हम कुछ डिफरेंट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, मतलब वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर जिसमें कहीं पे बीच में हिंज लगा हो, तो फिर उनके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिफरेंट स्ट्रेस कंपोनेंट के लिए किस तरह से ड्रॉ होगा, हम उसकी बात और करेंगे। थैंक यू।